गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में देख रहे थे अध्याय 7। आज देखेंगे अध्याय 8। अध्याय 7 हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 में है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। हम लोग क्या देखेंगे इस पाठ में? मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश, इन सब के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर आए थे। किसके चाचा? रेणुका के। वह बहुत खुश थी। क्यों? क्योंकि उसके चाचा श्रीकांत लगभग कितने महीने के बाद घर आए थे? 4 महीने के बाद। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे। वन्यजीव बोले तो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु के क्या थे? फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, रेणुका को कम ही उम्र में मतलब जंगलों के जीव जंतु के बारे में एवं जंगलों से उन्हें लगाव था, उस सब के बारे में वह रुचि रखती थी। तो उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों के बारे में उसे क्या कराता है? परिचय कराते हैं। दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। दूरस्थ यानी दूर, है ना। भूस्थल दूर, भूमि जमीन पर, एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे क्या करती थी? आकर्षित करती थी। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। ऐसे कौन बोलते हैं? उनके चाचा। कि रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को क्या कर सकती हो? देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं और कुछ बर्फीले प्रदेश से और कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। कुछ गर्म और नम स्थानों से, वर्षा वाले वनों से हैं। वे मुझे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे मुझे कितने अलग दिखते हैं, किसने कहा? रेणुका ने। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। ये किसने कहा? उनके चाचा ने। वे दिखते भले अलग हैं, लेकिन उनकी भोजन, कपड़ा और मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे जैसे ही उनकी भी आवश्यकताएं होती हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह क्या करते हैं बच्चों? खेलते हैं। कभी झगड़ते हैं, फिर कभी क्या कर लेते हैं? आपस में समझौता कर लेते हैं। गाते हैं, कभी नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। हमारे तरह ही क्या है? बच्चे गाते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में क्या कर लेते हैं? उसके बाद समझौता भी कर लेते हैं। और घरेलू कार्यों में, घर के जो काम होते हैं उसमें अपने परिवारों की क्या करते हैं? ये लोग मदद भी करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों में सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। क्या क्या? ये लोग यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग?
वन्य जीवों के बारे में, है ना। तो यहाँ बोल रहा है वे बच्चे लोगों को कि वे प्रकृति के करीब रहते रहते वह जीवन की शुरुआत में ही वे प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो हम लोग इस पाठ में क्या करेंगे, विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। अमेज़न बेसिन में जीवन, अमेज़न बेसिन में किस तरह से जीवन यापन होते हैं बच्चों, देखेंगे यहाँ हम लोग। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम क्या देखेंगे, मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ स्थित है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच में, है ना। तो बच्चों हम लोग इस मानचित्र में कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना, उसके बारे में देखेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्या है, स्थित है। भूमध्य रेखा में 10 अंश, उत्तर से 10 अंश और दक्षिण से भी 10 अंश के मध्य को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ देखिए, भूमध्य रेखा से उत्तर से 10 अंश, ये क्या हो गया भूमध्य रेखा, और दक्षिण के मध्य के भाग को यहाँ से, है ना, 10 अंश, यहाँ पर है दक्षिण से 10 अंश, ये क्या हो गया, ये मकर रेखा, है ना। तो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। कौन सी प्रदेश, उष्णकटिबंधीय प्रदेश। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में कहाँ पहुंचती है, अंध महासागर में। जिस स्थान पर कोई किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का क्या कहते हैं, मुहाना कहते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, जैसे जिस स्थान पर कोई नदी किसी स्थान या अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं, नदी या मुहाना कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, मतलब नदी के पानी जाकर के किसी दूसरे नदी में मिल जाती है, फिर नाले की पानी जाकर कहाँ मिलती है, नदी में, तो उसे क्या कहते हैं, जहाँ मिलती है उस क्षेत्र को मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। अमेज़न नदी में ऐसे बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, है ना। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से क्या होती है, अपवाहित होती है, बहती है। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। सहायक नदियाँ मिलकर किसकी निर्माण करती है, बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग में अपवाहित होती है। क्या आप
इस बेसिन में स्थित उस देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। जिसे भूमध्य रेखा से गुजरती है। यहाँ देखने को मिला है, देखिए ये रहा मकर रेखा और इधर कर्क रेखा, ये रहा, है ना। अब देखेंगे हम लोग जलवायु। जलवायु को देखने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, यानी वैज्ञानिकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर क्या किया? आक्रमण किया। स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की क्या की? खोज की। तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर क्या किया? आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूहों की याद दिला दी। आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में, कौन से? अमेजोन्स, ये रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक एक कौन थी? महिला योद्धा थी। वह आक्रामक समूह की याद दिला दी। लड़ाई के समय एक समूह बनाया गया था, उनकी याद दिलाती है। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ। यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका क्या है? बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। हम देखेंगे बच्चों हम लोग जलवायु। अमेजन की जलवायु किस तरह से थी देखते हैं हम लोग। जैसा कि अब आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अमेजन बेसिन कहाँ फैला हुआ है? भूमध्य रेखा के आसपास। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होती है। यहाँ देखेंगे हम लोग अमेजन बेसिन कहाँ से कहाँ तक फैली है? भूमध्य रेखा के आसपास। तो पूरे वर्ष यहाँ की जलवायु कैसे होती है? पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु होती है। एवं यहाँ का मौसम कैसे रहता है? दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होती है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, क्योंकि गर्म एवं आर्द्र होती है। तो गर्म होने से क्या होता है? शरीर में पसीना आता है ना। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। अमेजन नदी में क्या होता है? अमेजन बेसिन में बिना मौसम बनाए वह दिन प्रतिदिन
वहाँ वर्षा होती है, वो भी बिना किसी चेतावनी दिए। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जैसी ही बनी रहती है। क्या देखते हैं, रात के समय तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। थोड़ी ठंडी और थोड़ी गर्म, ना ही ठंडा ना ही गर्म। अब देखेंगे हम लोग वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमिकर सघन वन उग जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे ये अमेजन बेसिन में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। चित्र 8.3 वर्षा वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत भी बन जाती है। यहाँ देखेंगे हम लोग अमेजन में कि वन इतने सघन हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत भी बनी होती है। जैसे हम लोग के साइड क्या करते हैं, घास फूस से भी बना लेते हैं, तो उधर इतने सघन होते हैं कि पत्तियों एवं जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा घना है ना। सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से क्या हो जाती है, छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरती धरातल पर यानी जमीन पर नहीं पहुंच पाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों यानी दूसरों के भरोसे, है ना। परजीवी यानी जैसे कुछ भोजन मिल रहा है दूसरों के सहारे मिलना या खा जाना, है ना। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलायड परजीवी पौधे के रूप में यहाँ क्या होता है, अमेजन बेसिन में आर्किड एवं ब्रोमीलायड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टुकन, गुंजन पक्षी, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता है। टोकन गुंजन पक्षी रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। क्या क्या अमेजन में कौन कौन से जीव जंतु मिलते हैं? बंदर, क्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं। सांस एवं सरीसृप की वाली प्राणियों में यानी जानवर में ये सब पाए जाते हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजाति हैं। क्या क्या? मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजाति है।
इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसे ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में क्या करते हैं, निवास करते हैं। कौन कौन से? एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में क्या करते हैं, निवास करते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती है। क्या क्या? मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की भी विभिन्न प्रजातियां थी, अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। तो अमेजन में विभिन्न प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं। अमेजन नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से क्या है, समृद्ध है। वह उसके बाद सब चीज भरा पड़ा है, प्लस उसका जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। अब पढ़ेंगे वर्षा वन के निवासी। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर ये पढ़ लिए हम लोग, ये पढ़ना है हम लोग को। वर्षा वन के निवासी क्या देखेंगे हम लोग? वर्षा वन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ती हैं। वन में कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं और पुरुष क्या करता है, शिकार करता है तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, क्या आप जानते हैं ब्रोमीलायर एक विशेष प्रकार का क्या है, पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखेंगे हम लोग, मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग क्या करते हैं, अंडा देने के लिए करते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग, कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर वृत्ता चित्र प्रसारित करते हैं। तो बच्चों हम लोग को आगे देखना है। अब कर्तन एवं दहन की पद्धति पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इधर उतरेंगे, है ना। यहाँ देखेंगे कर्तन और दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को
काट कर क्या करते हैं, साफ करते हैं। फिर उनको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। सबसे पहले किसान क्या करता है, वृक्ष और जो झाड़ियाँ होती हैं उन्हें वे काट कर भूमि साफ करते हैं। उसके बाद उसको जलाया जाता है सूख जाने के बाद, जिसके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जो जलाए हुए राख बच जाते हैं वह क्या हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो चुका है। इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को क्या कर दिया जाता है, साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः क्या बन जाती है, उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। छोटे छोटे वृक्ष उग तो आते हैं, पर इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ अब देखेंगे हम लोग क्या पढ़े थे, वर्षावन के निवासी। जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियां यहाँ फसल लगाते हैं। कहाँ का, मुख्यतः टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना क्या हो गया, अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का क्या करती थी, भरण पोषण क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित है। ऐसे महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का क्या करेंगी, भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं ये चींटियों की रानी यहाँ देखें, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी कहते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ क्या की जाती है, उगाई जाती है। बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बचा पैराग्राफ हम लोग आने वाले दिन में पढ़ेंगे। इसको पैराग्राफ को जो बचा हुआ है लेसन 8 से है।
बच्चों, आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क अध्याय 4 से है। बुनकर कोसी का कपड़ा किस प्रकार बनाता है और छोटा व्यापारी का काम करता है। क्या क्या काम करता है ना, ये आप लोगों का SW है। और SW करके और टाइम से मेरे नंबर पे सेंड कर दीजिएगा।